नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय बाबा की, हिमालयन योगी की, जिसकी चर्चा कैपिटल मार्केट्स यानी शेयर बाज़ार और इसके साथ जुड़े हुए अन्य जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। और कब से चल रही है? जब से ये किस्सा खुला है कि एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा एक बाबा की सलाह पे काम कर रही थी। उनके निर्देश उनको ईमेल पर ये बाबा जी देते थे और बाबा जी के कहने पर उन्होंने एक्सचेंज में एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया था। उस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, आनंद सुब्रमण्यम को, उससे पहले की नौकरी में 15 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी और उसको इन्होंने यहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर अपॉइंट किया, 10 गुना तनख्वाह पर, बाबा के कहने पर। सेबी ने मामले की जांच की है और सेबी ने ये पता लगाया है कब से कब तक। 2015 में कोलोकेशन स्कैम खुला था, यानी कुछ ऐसे बड़े ब्रोकर, कुछ हाउसेस थे जिनको सेबी ने अपने एक्सचेंज में ही सर्वर लगाने की इजाज़त दे दी थी। और ये रहस्य जब खुलता है तो पता चलता है कि इससे कुछ बड़े खिलाड़ियों को शेयर बाज़ार में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ट्रेडिंग की जानकारी कुछ सेकंड पहले मिल जाती है बाकी लोगों के मुकाबले। और ये कुछ सेकंड का फ़र्क जो है वो दुनिया में बहुत फ़र्क डाल देता है। शेयर बाज़ार के कारोबार में बड़ा भारी फ़र्क होता है इससे। ये रहस्य खुला था। इसके चक्कर में एक्सचेंज के पूर्व सीईओ रवि नारायण, चित्रा रामकृष्णा, ऐसे इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। ये नौकरियां भी जो छोड़ी गई उसमें जो इस्तीफे हुए, बाद में पता चलता है, जब ये जांच हो रही है, जिस जांच में बाबा जी सामने आए हैं उसमें निकल के आता है कि साहब ये तो एक्सचेंज ने काफ़ी गड़बड़ी पकड़ी और उसके बाद एक्सचेंज ने चुपचाप चित्रा का इस्तीफा ले लिया। उससे पहले रवि नारायण जा चुके थे और इस मामले को एक तरह से दबा दिया गया। लेकिन अब खुला है। सन 16 से जांच चल रही थी, 2022 में आके खुली है पूरी तरह। अभी भी पूरी तरह नहीं खुली है। क्यों? क्योंकि सेबी के जो अख्तियार में हैं चीज़ें, उससे उन्होंने जो पता लगाना था लगा लिया। एक्सचेंज ने उनको सफाई दी, कहा कि ये बाबा और कोई नहीं था, ये योगी, हिमालयन योगी और कोई नहीं था, ये वही आनंद सुब्रमण्यम था जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था और उसने अपने लिए ही केस तैयार करने के लिए सारा कुछ किया था और उसमें चित्रा रामकृष्ण शरीक थी। लेकिन सेबी इस बात पर यकीन नहीं करता है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि ये बात भरोसे के काबिल नहीं है, ये कोई और आदमी होना चाहिए। अब आज आप बाज़ार में पता करें, जो लोग सेबी पर, एनएसई पर, शेयर बाज़ार पर नज़र रखते हैं, उन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है ये बाबा, कौन है ये हिमालयन योगी या हिमालय पर रहने वाला बाबा, जो ईमेल पर भी था, जो इतनी महत्वपूर्ण सलाह देता था। यानी एक तरह से वो उस एक्सचेंज को उंगलियों पर नचा रहा था। इस सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है। ये किस्सा किसी और देश में हुआ होता, पश्चिम के किसी देश में हुआ होता तो भयानक तहलका मचा होता और एक तरह से पूरी सरकार हिली हुई होती। लेकिन यहाँ एक आध लोगों को छोड़ के जो बहुत दम लगा के इस किस्से पे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ खास हुआ नहीं है। कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ कभी मंत्रालय की तरफ से एक बयान आ जाता है, फिर पता चलता है ईडी और सीबीआई भी जांच करेंगे। सेबी की जांच की एक सीमा है, सेबी एक हद के आगे जांच कर नहीं सकती है, क्योंकि उसके बाद पुलिस का काम आ जाता है, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज का काम आ जाता है, जो इक्विप्ड भी हैं इस काम के लिए, जो पता लगा सकती हैं। दरअसल ये 2 दिन का काम, 2 दिन से कम का काम था कि वो जो ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी कहाँ जनरेट हुई, किस जगह से एक्सेस होती है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो ये बहुत आसानी से पता लग सकता था। लेकिन सेबी के पास वो वेयर विदॉल नहीं है, कहेंगे जिसको, कि उसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनसे वो खुद पता लगाए। वो मांग कर सकती है, उसने मांग की है। सीबीआई बहुत आसानी से पता लगा सकती है, सरकार चाहे तो बहुत आसानी से पता लगा सकती है। लेकिन अब लग ये रहा है, बाजार में चर्चाएं इस बात की चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि आखिर में कुछ निकलेगा नहीं। कहा जाएगा ये एक फेक अकाउंट है, ये एक फर्जी अकाउंट था, पता नहीं किसने बनाया, पता नहीं कहाँ गया, इसके पीछे कोई था नहीं। लेकिन क्या सचमुच इसके पीछे कोई था नहीं? बाजार में ये चर्चाएं भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं इस पे। ये इतने बड़े नाम हैं कि उन नामों को लेना भी ठीक नहीं है, फ़ोन पे उनके बारे में बात भी नहीं की जा सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है।
बाज़ार में एक जानकार आदमी से मैंने बात की, उनसे मैंने यही सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि भाई ये आदमी कम से कम, जो भी आदमी है वो कम से कम मुंबई में तो नहीं था, वो मुंबई के उत्तर में कहीं होना चाहिए। मुंबई के उत्तर में होने का अर्थ आप भारत के नक्शे में देख लीजिए, तो दिल्ली के आसपास, ये दिल्ली, सीधे शब्दों में कहूँ तो दिल्ली या सरकार से जुड़ा हुआ आदमी था क्या? मैंने पूछा क्या वो दिल्ली में हो सकता है, तो उनका कहना था हाँ दिल्ली में भी हो सकता है। सरकार का आदमी होते ही फिर वित्त मंत्रालय में पिछले वित्त मंत्रियों पर शक उठता है कि उनमें से कोई था क्या। वित्त मंत्रालय में कैपिटल मार्केट देखने वाले अफसरों पर शक उठता है, क्या उनमें से कोई हो सकता है? इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं है कि वो कौन हो सकता है या वो कौन था। लेकिन अगर कोई इस अंदाज में इस देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा था तो कुछ और भी कर रहा होगा। और ये पता लगाना इस सरकार का धर्म है कि वो बाबा आखिर कौन है, और अगर वो बाबा कोई नहीं है तो फिर वो आईडी किसने क्रिएट की थी, जिस आईडी को बाबा की आईडी बताया जा रहा है और जिसके आधार पे इतने फैसले हुए, और जो लोग इस पूरे किस्से में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है। क्योंकि ये तो सेबी ने ही कहा है कि साहब एक्सचेंज ने बड़ी गड़बड़ की कि उसने कोई कार्रवाई करने के बजाय इस्तीफा लेकर मामले को सुलटा दिया है। तो अब इस वक्त जब भारत में स्टॉक एक्सचेंज को लेकर, स्टॉक के कारोबार को लेकर बड़ा भरोसा है, एक तरफ सरकार की पूरी उम्मीदें टिकी हैं कि अभी एलआईसी का आईपीओ आएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार में जुड़ें, वो इसमें पैसा लगाएं, इससे पैसा कमाएं, इससे देश को एक नए तरीके की इक्विटी कल्चर कहा जाता है इसको, कि एक शेयर मार्केट वाली संस्कृति पैदा हो जाएगी और लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ इस तरह का इतना बड़ा घोटाला खुलता है और उस पर गंभीरता से काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, इससे शंका भी पैदा होती है। एक शंका ये भी पैदा हो रही है जो बाजार में कहा जा रहा है कि साहब एक पुराना घोटाला, इससे पहले एक बड़ा घोटाला खुला था, कुछ लोग जेल भी गए थे, और उस वक्त जो लोग उस घोटाले को खुलवाने के पीछे थे, अब ये जो नया घोटाला है ये दरअसल उस पूरी बिरादरी पे एक तरह से निशाना लगाता है, उन पर सवालिया निशान उठाता है। होता कुछ भी है, अगर दो लोग इस तरह के दो लोग लड़ रहे हैं जो दोनों अलग अलग तरह के घोटाले में शामिल थे, तब भी ये आम आदमी के लिए, आम इन्वेस्टर के लिए, सरकार के लिए अच्छा मौका है कि दोनों को धर दबोचिए और बाज़ार को साफ़ सुथरा कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाज़ार को साफ़ सुथरा करने की मंशा है? जिस तरह की चर्चाएं थीं कि जिसमें पिछली सरकार या पिछले सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम आ रहे थे, अगर वो आ रहे थे तो ये इस मामले पे कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से कुछ हिस्सा विरासत में इधर भी आ गया है, और क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि यहाँ रोशनी हो जाए और सच सामने आ जाए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।